हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए जी, तो हमने अपने इकोनॉमिक्स बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 खत्म किया था बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और अब कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2 को। चैप्टर नंबर 2 जो है वो बात करता है थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। अब बेसिकली ब्रॉड चैप्टर है, तो इसको 3 यूनिट्स के अंदर कैटेगराइज किया है हमारे इंस्टीट्यूट ने। पहला यूनिट जो है वो बात करेगा लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, जिसको हम आज शुरू करेंगे। सेकेंड यूनिट जो आएगा वो आएगा कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर, और लास्ट यूनिट जो आएगा वो बात करेगा हमारा सप्लाई के ऊपर। तो इसको 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। फिलहाल जो हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर 1, विच इज लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके ऊपर हम बात करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर। और आज जो इस पर्टिकुलर वीडियो की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हम क्या जानने वाले हैं। इसके अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या जरूरत पड़ती है डिमांड की, या क्या जरूरत पड़ती है सप्लाई की, क्या कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों हमें इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, क्यों हमें इसको समझना पड़ता है, क्या इसका इंपैक्ट है मार्केट के अंदर, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है हमारी इकोनॉमिक्स के टर्म में। अगर हम बात करें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली इसका जो एक कह सकते हो आप कि शुरुआती दौर पे, शुरुआती अगर देखें तो इसकी क्या जरूरत है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, क्यों हमारे मटेरियल का पार्ट है, और क्या रियल लाइफ में इसका इंपैक्ट है, उसको हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। और उसके साथ साथ जानेंगे कि डिमांड होता क्या है। जो हमारा यूनिट 1 है वो टोटली डिवोटेड है डिमांड के ऊपर। डिमांड भी होगा, डिटरमिनेंट्स भी होंगे, इलास्टिसिटी भी होगा, और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन जो मेजरली बातें चलेंगी वो चलेंगी कहीं ना कहीं डिमांड को लेकर ही, डिमांड के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। अब ये चार्ट है, इस चार्ट को फिलहाल समझने की आपको जरूरत नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपके पूरे डिमांड एंड सप्लाई के कितने टर्म्स हैं, क्या की टर्म्स है, क्या क्या चीजों को हम डिस्कस करेंगे, उसका एक ओवरव्यू बनाया गया है। फिलहाल मैं आपको हो सकता है इसके बारे में पता हो ना पता हो, बट फिलहाल हम इसको नहीं टच करेंगे। एट दी एंड जब आप पढ़ लेते हो तो आप इसको यहाँ से आके देख सकते हो कि इसमें से कुछ छूट रहा तो नहीं, और इसके थ्रू आप एनालाइज कर पाते हो कि अच्छा हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं और इसका ये इस तरीके से इंपैक्ट था जो कि हमारे माइंड में बना हुआ है। तो फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती है, यहां से हमारी बात की शुरू होगी। अब जैसा कि हमने यूनिट 1 में देखा था कि किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसके ऊपर एक आपको सिचुएशन दी गई थी, एक आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी गई, और उस सिचुएशन को एनालाइज करते हुए आप रियलिटी में जान पाए कि नीड क्या है। जो भी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, अगर मैं उसके सामने आपको एक सिचुएशन रख दूं कि बताओ ऐसा 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 हुआ, ऐसा 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 करेंगे, तो बताओ क्या आप करोगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपना दिमाग लगाते हो और फिर सोचते हो कि यार ऐसा तो होता है, सही बात है, रियल लाइफ में अगर ऐसा होता होगा तो लोग कैसे करते होंगे, किस तरीके से वो चीजें मैनेज की जाती हैं। तो इसलिए आपको हमारे मॉड्यूल के अंदर भी दिया गया है इस टाइप के काफी सारे सिचुएशन, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। उन सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ही आप एक्चुअल में सही चीज को पकड़ पाएंगे, ठीक है ना। तो वैसे एक सिचुएशन आपको यहाँ पे गिवन है, उसको एक बार रीड करते हैं और देखते हैं उस सिचुएशन से हमारी बातों में क्या समझ में आता है हमें, और किस तरीके से ये मॉड्यूल जो है वो आपको समझाना चाह रहा है। तो एक सिचुएशन है बहुत प्यारी सी, कह रहा है अरोमा टी लिमिटेड इज कंसीडरिंग डाइवर्सिफाइंग इट्स बिजनेस। अच्छा जी, अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज कॉल्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग बुलाई गई। वाइल डिस्कसिंग द मैटर, राजीव अग्रवाल जो सीईओ है हमारे अरोमा टी लिमिटेड के, आस्क संजीव भंडारी जो कि मार्केटिंग हेड है, क्या पूछते हैं जी। उन्होंने पूछा व्हाट डू यू थिंक संजीव, शुड वी एंटर इनटू ग्रीन टी ऑल्सो। ये कह रहे हैं कि क्या हमें ग्रीन टी के अंदर भी एंटर करना चाहिए। व्हाट डज द मार्केट पल्स से, आपको मार्केट को देख के क्या लगता है कि क्या हमें एंटर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हु ऑल आर देयर इन दिस मार्केट, मतलब ऑलरेडी ग्रीन टी के मार्केट में कौन कौन से ऐसे कॉम्पिटिटर हैं। हाउ विल द डिमांड फॉर ग्रीन टी अफेक्ट द डिमांड फॉर आवर ब्लैक टी, मतलब कि ग्रीन टी की डिमांड से हमारी जो ब्लैक टी का हमारा ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है उसमें क्या उसका प्रभाव पड़ेगा, क्या इफेक्ट आएगा। इज ग्रीन टी इज लग्जरी गुड्स और इज इट अ नेसेसिटी नाउ, मतलब कि अभी ग्रीन टी के लोगों की जरूरत बन चुकी है या अभी भी कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड माना जाता है, एक लग्जरी गुड की कैटेगरी में आता है। व्हाट आर दी की डिटरमिनेंट्स ऑफ द डिमांड फॉर ग्रीन टी, अब डिमांड जो ग्रीन टी के एनालाइज करने के लिए क्या उसके की डिटरमिनेंट्स है, मतलब क्या महत्वपूर्ण पहलू है, वो पूछ रहे हैं वो संजीव से। विल कॉफी ड्रिंकर्स और सॉफ्ट ड्रिंकर्स शिफ्ट टू ग्रीन टी, क्या ऐसा होने वाला है कि जो लोग कॉफी पीते हैं या जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं वो भी ग्रीन टी में आ जाएंगे। द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन विल हेल्प अस टू बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू प्राइस एंड पोजीशन आवर ब्रांड इन द मार्केट। अगर हमें ये सारी चीजें पता लगेंगी उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हम अपने प्रोडक्ट को किस प्राइस पे मार्केट में लेके आए और किस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस करें इस ब्रांड को मार्केट के अंदर। Before we rush into this line, I want a report on exactly why you believe green tea will be
द स्टार ऑफ आवर कंपनी इन द कमिंग 5 ईयर्स। दूसरा वो ये कहते हैं कि भैया ये सारे सवाल को जवाब तो दो, साथ ही में ये भी एक रिपोर्ट बना के दो कि तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि जो ग्रीन टी होगा वो हमारी कंपनी का एक स्टार प्रोडक्ट माना जाएगा अगले 5 सालों के अंदर। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अब इसको जरा समझिए। जनरली क्या है कि एक बिजनेस जो है वो ऑलरेडी काम एक कर रही है, मतलब कि जो अरोमा टी लिमिटेड है वो ऑलरेडी जो है वो ब्लैक टी के अंदर काम कर रही है, लेकिन वो चाहती है कि अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करें। अब डाइवर्सिफाई करने के लिए वो एंटर करना चाहते हैं कहां पे, वो एंटर करना चाहते हैं ग्रीन टी के अंदर। अब अगर ग्रीन टी के अंदर एंटर करना चाहेंगे तो उनके मन में कई सारे सवाल हैं, ठीक है ना। ऑब्वियस सी बात है कि आप ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहे हो, आप जब अपने बिजनेस को फैलाना चाहोगे, किसी और प्रोडक्ट में भी जाना चाहोगे, तो उस प्रोडक्ट की एक्चुअल में क्या सिचुएशन है उसको जानना चाहोगे कि भैया प्रोडक्ट को लोग कितना पसंद करते हैं, फ्यूचर में इसकी डिमांड बढ़ेगी घटेगी, कॉम्पिटिटर कौन है, किस प्राइस पर हम इसको मार्केट में ला सकते हैं, मार्केट में जो ऑलरेडी किसी और प्रोडक्ट को लोग यूज कर रहे हैं क्या वो भी शिफ्ट होना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारे जो हमने देखा कॉफी के बारे में था या सॉफ्ट ड्रिंक के बारे में था, इस टाइप से। और दूसरी बात की जो हमारा मार्केटिंग पर्सन है वो ये भी बताना चाहेगा, वो उसको ये भी बताना पड़ेगा कि भैया क्या फ्यूचर है, हम इसके अंदर शिफ्ट तो करना चाह रहे हैं, इसका फ्यूचर तुम्हारे हिसाब से क्या है, अपना एक राय रखेगा, वो उसके ऊपर एक रिपोर्ट एनालिसिस करेगा जिसके तहत वो बता पाएगा। तो ये कई सारे सवाल आते हैं, कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रोडक्ट में या किसी भी चीज में आप एंटर करना चाहते हो तो आपके माइंड में ये कई सारे सवाल आते हैं, ये एक नॉर्मल सी बात है। अब इस सवाल को कैसे टैकल किया जाएगा, तो कहा जाता है कि मार्केट के अंदर किसी भी कॉमोडिटी, बेसिकली सारा जो रहस्य है वो क्या चल रहा है, वो ये चल रहा है कि मार्केट के अंदर मैं एक प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा। अब सपोज करो कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी लोगों को नीड बहुत ज्यादा है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, उसकी नीड बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं उस प्रोडक्ट को चीप प्राइस पे लेके आऊंगा या लग्जरी प्राइस पे लेके आऊंगा। तो ऑब्वियस सी बात है मैं उसकी प्राइस जो रखूंगा वो कंपैरेटिवली हाई रखूंगा। अगर मुझे ये पता लग जाए कि इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसके कॉम्पिटिटर कम है, मेरा प्रोडक्ट इनसे बहुत अच्छा है, ब्ला ब्ला, ठीक है। वही अगर ऐसा करते हैं कि अगर लोगों को हम देखते हैं यार ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, वो इसी प्राइस पे सर्व कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी भी इतनी कोई बुरी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो उस केस में मैं कॉम्पिटिटिव प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करूंगा, ना कि मैं हाई प्राइस पे इंट्रोड्यूस करूंगा। तो द थिंग इज कि मार्केट कैसा है, मार्केट में डिमांड कैसी है, मार्केट की सप्लाई कैसी है, जब मुझे ये चीज पता लगती है तो जाके हम डिसाइड कर पाते हैं कि जो हम कॉमोडिटी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं उसकी प्राइस क्या रखी जाए, नंबर 1। एंड नंबर 2 कि सर्विस कैसी दी जाए। प्राइस के साथ साथ दूसरा फैक्टर जो आता है वो किसका आता है, सर्विस का। सर्विस में आप ले सकते हो कि अगर प्रोडक्ट की बात करें तो उसकी क्वालिटी, या फिर अगर सर्विस की मतलब सर्विस इंडस्ट्री की बात करें तो क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूं किसी मशीनरी टाइप के आइटम की तो उस केस में उसकी जो पोस्ट सेल जो भी सर्विस वगैरह प्रोवाइड की जाती है उसकी क्वालिटी का क्या मेजरमेंट रहेगा, वो सारी चीजें एनालाइज की जाती हैं किसके बेसिस पे, मार्केट को समझते हुए। और मार्केट का मतलब बेसिकली क्या है कि डिमांड और सप्लाई का खेल समझना है आपको। आइए आगे देखते हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर ऑफ अ फर्म और एज अ मैनेजर ऑफ अ company, you would often face situation in which you have to answer questions similar to above। मतलब कि अगर आप खुद एंटरप्रेन्योर हैं या फिर आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपके माइंड में भी आएंगे, आपको भी फेस करना पड़ेगा। द आंसर टू दीज एंड 1000 अदर क्वेश्चंस कैन बी फाउंड इन द थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब इस टाइप के जितने भी सवाल हैं उनके जवाब जो आपको मिलते हैं वो मिलते हैं इस चैप्टर की मदद से, विच इज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो ये तो आपने बेसिक समझा अभी तक कि इस चैप्टर का महत्व क्या है। अभी थोड़ी सी और गहराई इसके अंदर जो आपका नेक्स्ट पैराग्राफ आपको डिफाइन करेगा। क्या कह रहा है, द मार्केट सिस्टम इज गवर्न्ड बाय मार्केट मैकेनिज्म। जो मार्केट हमारा चलता है वो कैसे चलता है, मार्केट मैकेनिज्म के द्वारा। मार्केट सिस्टम के अंदर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और सर्विसेज, मतलब कि कमोडिटी की प्राइस या फिर जो सर्विस होगी उसकी प्राइस या फिर उसकी क्वालिटी इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो बेसिकली ये डिटरमाइन किया जाएगा कि हमारी कमोडिटी की क्या प्राइस होगी, अप होगी डाउन होगी, सर्विस जो है उसकी प्राइस क्या होगी, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, अप डाउन मॉडरेट व्हाटएवर, वो कैसे डिसाइड करेंगे, वो डिसाइड किया जाएगा डिमांड और सप्लाई के जो फोर्सेस हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी, लाइक टेस्ट एंड प्रेफरेंस देखेंगे हम, उसके अंदर देखेंगे क्वालिटी, उसके अंदर देखेंगे कंपटीशन, उसके अंदर देखेंगे सब्स्टिट्यूशन। इस टाइप के जितने भी फैक्टर्स हैं उसको हम कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई के हमारे फोर्सेज हैं, डिटरमिनेंट्स हैं। उनके थ्रू ही हम इस चीज को जज कर पाएंगे कि क्या प्राइस रहनी चाहिए हमारे कमोडिटी की या फिर सर्विसेज की। सिंस business firms produce goods and services to be sold in the market, they have to understand and be responsive to the needs of the customer। ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, कस्टमर के लिए कर रहे हैं। तो हमें ये जानना जरूरी है कि कस्टमर चाहता क्या है,
कस्टमर की एक्चुअल में नीड क्या है उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है कि अगर आपने प्रोडक्ट एक बार इंट्रोड्यूस कर भी गया है तो भी आपको कस्टमर के फीडबैक को एनालाइज करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव सेलर। जो कि आपको रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या है कि जो कस्टमर आपको फीडबैक दे रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसको आप प्रॉपरली एनालाइज कर रहे हो और उसके ऊपर काम कर रहे हो, उस चीज को आप कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो जो भी कमी है। आगे देखते हैं। While buyer constitute the demand side of the market and seller makes the supply side of the market। अब हमने दो टर्म देखे, नंबर वन इज डिमांड, नंबर टू इज सप्लाई। तो डिमांड जो है वो किसके द्वारा क्रिएट किया जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, डिमांड जो क्रिएट किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? हमेशा बायर के द्वारा। अब बायर क्रिएट करेगा डिमांड, तो इस डिमांड को पूरा जो किया जाता है ऑब्वियसली कैसे किया जाता है? बाय वे ऑफ सप्लाई। और ये सप्लाई कौन क्रिएट करता है? ये सप्लाई क्रिएट करता है आपका सेलर। तो ये दो एक तरीके से पैरामीटर हो गए कि जो बायर है वो डिमांड क्रिएट करता है मार्केट के अंदर, और जब डिमांड दिखती है सेलर को तो वो उस अकॉर्डिंग अपनी सप्लाई के मतलब वॉल्यूम को अप एंड डाउन करता है। मतलब डिमांड कम होगी तो ऑब्वियसली बात है वो सप्लाई को भी अपना कम करेगा, और डिमांड ज्यादा होगी तो अकॉर्डिंगली उसको सप्लाई को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए दो साइड में इसको क्लासिफाई किया गया मार्केट के। एक बायर साइड है जो कि डिमांड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा हमारा सेलर साइड है जो कि हमारा सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। The quantity that consumer buy at a given price determines the size of the market। मतलब कि जो बायर हमारे वो जो कंज्यूम कर रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, उससे पता लगता है कि मार्केट का साइज कैसा है। मार्केट का साइज को आप ऐसा समझ सकते हो कि जिस मार्केट में आप डील कर रहे हो उस मार्केट में कितने लोग रहते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक कोई प्रोडक्ट सप्लाई करते हो और सिर्फ वो सप्लाई करते हो साउथ दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। आप एक प्रोडक्ट सप्लाई करते हो विच इज अवेलेबल ओनली इन साउथ दिल्ली, ठीक है ना। मैं भी नेशन वाइड बात नहीं कर रहा हूं। तो इस सिचुएशन में जब आपको यहां पे जब आपको डिमांड क्रिएट होगा तो उस डिमांड से बेसिकली आपको क्या पता लगेगा कि इस साउथ दिल्ली के मार्केट का साइज क्या है। सपोज जो आपका प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऐसा है जो साउथ दिल्ली में आप बेच रहे हो, और उसकी डिमांड जो निकल के आ रही है सपोज करते हैं 1 लाख क्वांटिटी की, ठीक है, 1 लाख क्वांटिटी पर मंथ। तो आप इससे कहीं ना कहीं क्या जज कर पा रहे हो कि जो भैया साउथ दिल्ली की मार्केट का साइज है ना वो 1 लाख प्रोडक्ट का है। मतलब जो हमारे बायर हैं वो 1 लाख प्रोडक्ट पर मंथ जो है वो आराम से परचेज कर लेते हो। तो इस अकॉर्डिंग हम साइज का भी अंदाजा लगाते हैं कि हमारे मार्केट का साइज कैसा है। और अगर हमें मार्केट के साइज को बढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है रिलेटिवली हमें अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को छेड़ना पड़ेगा, उसको कम ज्यादा करना पड़ेगा। आगे, as we are aware, as far as the firm is concerned, the size of the market is significant determinant of its prospects। मतलब कि मार्केट के साइज को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको साइज पता लग जाता है कि 1 लाख प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है इस मार्केट में, तो उसी अकॉर्डिंग आप सप्लाई करोगे, उसी अकॉर्डिंग आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, या उसी अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन करोगे। मतलब जो आप मार्केट में सप्लाई क्रिएट करोगे, जब आपको डिमांड पता लगेगा 1 लाख यूनिट्स का, तो उसी अकॉर्डिंग आप 1 लाख यूनिट के ऊपर काम करते हो, और मार्केट के अंदर अब जो डिमांड रेज हुई है उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करते हो। A thorough understanding of demand and supply theory is therefore essential for any business firm। किसी भी बिजनेस के लिए इसकी थॉरो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी हो जाता है। सप्लाई को हम देखेंगे अपने यूनिट 3 के अंदर, इसको यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है कि द स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड इन दिस यूनिट, एंड जो सप्लाई की बात आएगी वो आएगी हमारी यूनिट 3 के अंदर। यूनिट 2 हमारा जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर चलेगा। तो ये आपको एक बेसिक आइडिया मिला कि भैया थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जो हमारा ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, इसकी क्या रेलेवेंस है और किस तरीके से इसको आपको अपने माइंड में लेके चलना है। अब जो नेक्स्ट एक पार्ट और हम देखेंगे इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, वो आएगा हमारा मीनिंग ऑफ डिमांड। इतना पढ़ के हम इसको रैप अप करने वाले हैं कि मीनिंग ऑफ डिमांड क्या होता है। तो अब जरा समझिए मीनिंग ऑफ डिमांड। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड जो होती है वो कैसे डिटरमाइन की जाती है, मतलब डिमांड जो है वो किस तरीके से आप नॉलेज में लेके आओगे कि डिमांड है कि नहीं, और है तो कितनी है, इस तरीके से। तो बेसिकली डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड का मतलब क्या है कि कोई एक प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल है, कितने लोग ऐसे हैं, कोई एक प्रोडक्ट है जो कि हमारा एक मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ये हमारा एक प्रोडक्ट है जो एक बड़े से मार्केट में अवेलेबल है। अब कितने ऐसे लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, ठीक है, खरीदना चाहते हैं, सिर्फ इतना रेलेवेंट नहीं हो जाता, खरीदना चाहते हैं उस प्राइस के ऊपर जो आपने डिसाइड किया है। सिर्फ ये भी काफी नहीं है, उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपने ये प्राइस डिसाइड किया है, ठीक है ना। मतलब कि कंज्यूमर जो है वो खरीदना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज और भी इसमें कह देता हूं कि सपोज करो एक प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल लूं कि एक नॉर्मल व्यक्ति जो कि 20,000 रुपए महीना कमाता है, क्या मार्केट में एक आईफोन अवेलेबल है विच इज समथिंग अराउंड 1 लाख रुपीज, ठीक है,
मैं एक बात कर रहा हूं, एक जनरल इलस्ट्रेशन ले रहा हूं कि 1 लाख रुपए का एक आईफोन अवेलेबल है। क्या ये व्यक्ति जो है ये 20,000 रुपए कमाता है, क्या ये चाहता है कि मैं आईफोन खरीदूं? बिल्कुल, चाहने में कोई दिक्कत थोड़ा ना है। चाहने को तो ये भी चाह सकता है कि मैं BMW कार खरीदूं, बट द थिंग इज कि ये विलिंगनेस तो है इसकी, ये चाहता तो है, बट क्या ये खरीद सकता है? क्या ये एबल है या क्या ये कैपेबल है परचेज करने के लिए? क्या इसकी परचेजिंग पावर है? तो मुझे नहीं लगता अगर कोई 20,000 रुपीज अर्न करता है तो वो 1 लाख रुपए का आईफोन मैनेज कर सकता है। तो दोनों चीज रेलेवेंट है। अगर कोई चाहता है कि मैं खरीद लूं, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर डिमांड, वो डिमांड का पार्ट नहीं बनता। ये खरीदने लायक है, खरीदने योग्य है, तो ये डिमांड का पार्ट हमारा बन जाता है। तो इस चीज को आपको डिफरेंशिएट करके चलना है कि कोई चाहने से डिमांड नहीं हो जाती क्रिएट। डिमांड क्रिएट तब होगी जब वो उसके लायक भी होगा, मतलब कि वो परचेज करने की कैपेसिटी रखता है, परचेजिंग पावर रखता है। क्या इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आई इससे? द कॉन्सेप्ट डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस दैट कंज्यूमर विलिंग एंड एबल, दोनों चीजें हैं, चाहता भी है और वो उस चीज को खरीदने योग्य भी है, एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस, जो भी प्राइस डिटरमाइन की गई है ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उस पर्टिकुलर टाइम की बात की जा रही है, ऐसा नहीं कि किसी की डिमांड हम आगे या पीछे की निकालेंगे, उस पर्टिकुलर टाइम की निकालेंगे जिस टाइम की हम एनालिसिस कर रहे हैं। नाउ इट इज टू बी नोटेड दैट डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज समथिंग मोर देन डिजायर टू परचेज, दो डिजायर इज वन एलिमेंट ऑफ इट। मतलब कि आपको ध्यान रखना है कि डिमांड जो है वो अलग है, किसी की डिजायर है अगर परचेज करने की, दैट इज वन एलिमेंट, बट वो क्या उसके लिए कैपेबल है वो भी आपको समझना है। तो क्या कह रहा है, अ बेगर फॉर इंस्टेंस में डिजायर फूड बट ड्यू टू लैक ऑफ मींस टू परचेज इट हिज डिमांड इज नॉट इफेक्टिव। मतलब एक कोई भिखारी है जो कि खाना खरीदना तो चाहता है लेकिन उसके पास मींस नहीं है, मींस बोले तो साधन नहीं है परचेज करने के, विच इज अ अमाउंट ऑफ मनी, उसके पास पैसे नहीं है कि वो खरीद सके, तो क्या वो डिमांड को क्रिएट कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो दूसरी चीज होना भी जरूरी है, दैट इज कैपेबिलिटी। नाउ दस इफेक्टिव डिमांड फॉर अ थिंग डिमांड डिपेंड ऑन व्हाट? डिजायर। नंबर वन, डिजायर होनी चाहिए। आप अगर चाहते ही नहीं हो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी, फिर तो डिमांड रेज ही नहीं होगी। आप चाहते हो। एंड नंबर टू, मीन्स टू परचेज, मतलब आप उसको खरीदने के लिए आपके पास साधन भी मौजूद है। एंड तीसरा, विलिंगनेस टू यूज दोस मीन्स फॉर दैट परचेज, आपके पास साधन भी है और आप चाहते हो कि उस साधन को यूज करते हुए आप अपनी डिजायर को फुलफिल करो। नाउ unless desire is backed by purchasing power or ability to pay and willingness to pay, it does not constitute demand. Effective demand alone would figure in economic analysis and business decision. ठीक है ना? तो ये बेसिकली कह गए कि ये तीनों पैरामीटर्स का होना जरूरी है, बिना इन पैरामीटर्स के आपकी डिमांड क्रिएट नहीं होती है। आगे देखते हैं। टू थिंग्स आर टू बी नोटेड अबाउट द क्वांटिटी डिमांडेड। अब क्वांटिटी डिमांडेड की अगर बात करें तो उसमें कहा जा रहा है कि दो पैरामीटर्स निकल के आते हैं। क्या है वो पैरामीटर्स? नंबर वन, the quantity demanded is always expressed at a given price. At different price, different quantities of a commodity are generally demanded. अब इसको आपको ध्यान देना है कि जो क्वांटिटी की डिमांड की गई है वो हमेशा जो एक्सप्रेस की जाएगी वो उस प्राइस पे की जाएगी जो उस टाइम पे मार्केट पे मौजूद है। और अगर क्वांटिटी के अंदर हम छेड़खानी कर देंगे तो प्राइस जो है वो वेरी कर जाता है। मतलब एट डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कॉमोडिटी आर जनरली डिमांडेड। मतलब सपोज करो कि आप एक प्रोडक्ट लेके आते हो विच इज 10 रुपीज पर यूनिट। ठीक है जी, एक आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में विच इज 10 रुपीज पर यूनिट। तो आप जब इसकी एनालिसिस करने बैठे तो आपको लगा कि भैया जो मार्केट में डिमांड है वो 5 लाख यूनिट्स इन अ मंथ है, 5 लाख यूनिट्स इन अ मंथ है। ये बात समझ में आती है। अब आपने कहा कि अगर मैं इसके प्राइस को 8 रुपीज पर यूनिट कर दूं तो क्या होगा? डिमांड फ्लक्चुएट होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो इसलिए अगर मुझे डिमांड को एनालाइज करना है तो मुझे पहले अपने प्राइस को सर्टेन करना पड़ेगा और एक सर्टेन प्राइस के ऊपर ही कितनी क्वांटिटी की डिमांड होगी वो मैं पता कर सकता हूं। अगर मैं इसके अंदर इसको चेंजेस कर दूंगा तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो फ्लक्चुएट कर जाएगी। अगर मैं इसको 15 रुपए का कर देता हूं तो हो सकता है ये 5 लाख से कम हो जाए, और अगर मैं 8 रुपए का कर सकता हूं तो हो सकता है ये 5 लाख रुपए से बढ़ जाए। तो आपको एनालाइज करने के लिए एक स्टैटिक प्राइस चाहिए जिसको आप फिक्स रखते हुए अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को एनालाइज कर पाओगे। दिस इज पॉइंट नंबर
1. The quantity demanded is always expressed at a given price. 5 लाख है तो 5 लाख कितने रुपए पे है ये आपको एक्सप्रेस करना जरूरी है कि भैया 10 रुपए का है तो उस केस में क्वांटिटी जो होगी वो 5 लाख यूनिट्स की डिमांड होगी. अगर बढ़ाएंगे तो चेंज हो जाएगा, घटाएंगे तो भी चेंज हो जाएगा. एट डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी आर जनरली डिमांडेड. अगर प्राइस के अंदर चेंजेस करते हो तो अलग अलग प्राइस के ऊपर जो क्वांटिटीज होंगी वो अलग अलग आएंगे. ऑब्वियस बात है, जब 8 रुपए कर दोगे तो किसी की कैपेसिटी हो जाएगी परचेज करने की और वो क्वांटिटी आपको जो डिमांडेड है वो राइज कर जाएगा. वही अगर आप 15 रुपए कर दोगे तो हो सकता है कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसको परचेज नहीं कर पाएंगे और उस केस में आपकी क्वांटिटी डिमांडेड फॉल कर जाएगी. नाउ सेकंड पैरामीटर आता है द क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो. वी आर कंसर्न नॉट विद अ सिंगल आइसोलेटेड परचेज. अब इस चीज को जरा ध्यान से समझो. क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब क्या है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर 10 रुपए पर यूनिट कर दूंगा तो 5 लाख यूनिट एक दिन में बच जाएगा और अगले दिन बिकेगा नहीं बिकेगा ये नहीं पता, या 5 लाख यूनिट एक महीने में बिक जाएगा, अगले महीने बिकेगा नहीं बिकेगा ये नहीं पता. ऐसा नहीं होता. क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो एक फ्लो की तरह, एक फ्लो की तरह क्या है, जैसे कि आप कह सकते हो कि कोई भी प्रोडक्ट जो मार्केट में बिक रहा है ऐसा नहीं कि वो वन टाइम परचेज है. ऐसा नहीं है कि वो वन टाइम परचेज होगा तो उस चीज में हम क्वांटिटी डिमांडेड उसका एनालाइज नहीं कर पाएंगे. क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो एक प्रकार का फ्लो होता है. फ्लो का मतलब क्या हुआ कि इस प्राइस पे 5 लाख यूनिट है विच इज सपोज पर डे. तो ये पर डे का मतलब क्या हुआ कि आज भी 5 लाख यूनिट बिकेगा इस प्राइस पे, कल भी बिकेगा, परसों भी बिकेगा. ऐसा नहीं कि आज 10 रुपए में 5 लाख बिक जाएगा और कल बिकेगा सिर्फ 1000 यूनिट. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा. क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा वो एक फ्लो में चलेगा. आज 5 लाख है तो हो सकता है कल 4 लाख 90 हो जाए या 5 लाख 10 हो जाए, वो अलग मैटर है, बट इसका फ्लो मेंटेन्ड रहेगा. ये एक सिंगल परचेज नहीं हो सकता कि किसी पर्टिकुलर डे में 5 लाख यूनिट हो गया, बाकी दिनों में 1000, 2, 5, 10 ऐसे यूनिट्स की बिक्री हो रही है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. तो इस चीज को भी समझना है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा वो हमेशा क्या होगा, फ्लो में होगा. द क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो. वी आर कंसर्न नॉट विद अ सिंगल आइसोलेटेड परचेज. ऐसा नहीं है कि एक सिंगल आइसोलेटेड परचेज हो गया उससे हम कंसर्न है, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे बात कर रहे हैं वो डिमांड की जो कि रेगुलर बेस पे क्रिएट होती है मार्केट के अंदर. बट विद अ कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ परचेजेस एंड वी मस्ट देयरफॉर एक्सप्रेस डिमांड so much per period of time, that is 1000 dozen of oranges per day. अब अगर एक दिन में 1000 है तो इस हिसाब से क्या हुआ, 7000 डजन हो जाएगा ऑफ ऑरेंजेस पर वीक. तो ऑब्वियस ही बात है एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं, ताकि मुझे अगर एक बार ये पता लग गया कि अच्छा एक दिन में 1000, 7 दिन में कितना हो जाएगा 7000, ऐसे 700 दिन में, 7000 दिन में, तो इस अकॉर्डिंग आप प्रोडक्शन प्लान कर पाओगे. अपनी सप्लाई को किस तरीके से मेंटेन करना है वो प्लान कर पाओगे. तो इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड हमेशा एक सिंगल पैरामीटर और एक फ्लो के अंदर चलना चाहिए. ऐसा नहीं कि किसी सिंगल आइसोलेटेड परचेज को हम इसके अंदर कंसीडर कर लें. ठीक है जी. तो ये दो चीज आपको समझ में आती है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो होगा वो हमेशा एक गिवन प्राइस के ऊपर होगा और अदरवाइज वो फ्लक्चुएट करेगा. और हमेशा हम जो कंसीडर करते हैं वो करते हैं एक फ्लो ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड को, नॉट अ सिंगल आइसोलेटेड परचेज. नाउ एक शॉर्ट में इसको थोड़ा सा डिफाइन किया गया, इसको और देख लेते हैं एंड देन इसको रैप अप कर लेंगे. इन शॉर्ट, बाय डिमांड वी मीन द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ गिवन कमोडिटी और सर्विस which consumer would buy in one market during a given period of time at various prices or at a various incomes or at a various price of related goods. तो ये सारे इसने फैक्टर बेसिकली आपको इंट्रोड्यूस कर दिए वन बाय वन. क्या कह रहा है कि बाय डिमांड हमें क्या समझ में आता है, वी मींस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गिवन कमोडिटी, जो भी हमारी कमोडिटी या सर्विस है उसकी क्वांटिटी डिमांड हुई है किसके द्वारा, कंज्यूमर. जो कंज्यूमर है जो कि किसी एक मार्केट में परचेज करना चाह रहा है किसी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर किसी एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर, या फिर कह सकते हैं उसकी इनकम, क्योंकि इनकम पैरामीटर भी करती है. अगर सपोज करते हैं कि कोई प्रोडक्ट 15 रुपए का है तो एक लेवल ऑफ इनकम होगा जो लोग इसको अफोर्ड करेंगे बाकी नहीं करेंगे, और अगर 10 होगा तो ये आपका लेवल ऑफ इनकम चेंज हो जाएगा कि कुछ लोग और भी ऐसे जुड़ जाएंगे जो इसको अफोर्ड कर पाएंगे, या फिर कुछ हायर इनकम वाले होंगे जो कहेंगे नहीं ये चीपर प्रोडक्ट है इसको हम बाय नहीं करेंगे. तो इसलिए लेवल ऑफ इनकम के अकॉर्डिंग भी हमारा डिमांड जो है वो वेरी करता है. और एट वेरियस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ऑब्वियस ही बात है कि आपके सब्स्टिट्यूट या जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जो हम देखेंगे आगे चल के, उसके प्राइजेस क्या है उसका भी इंपैक्ट पड़ता है. पेट्रोल की प्राइजेस से भी कार के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, आपके इंक के प्राइजेस से भी पेन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, आपके टी के प्राइजेस से भी कॉफी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है. तो विच इज कॉल्ड द रिलेटेड गुड्स के प्राइजेस. तो ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं आपकी डिमांड के अंदर चेंजेस लेके आती हैं. क्वांटिटीज कितनी डिमांड की गई है मार्केट के अंदर उसके अंदर चेंजेस लेके आती हैं. चलिए जी, तो ये हमने पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन लिया हमने डिमांड का. नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे इसके सारे डिटर्मिनेंट्स के ऊपर कि क्या क्या चीजें हैं जिसका इफेक्ट पड़ता है डिमांड के ऊपर. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड लक.